नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी के सार संग्रह की एक सीरीज स्टार्ट करी थी और उसमें हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट लिया था। आज इंडियन पॉलिटी पे ये थर्ड वीडियो मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ और इसका एक पार्ट और बनेगा, फोर्थ पार्ट, जिसमें इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखते हैं केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपको मैं बता देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, चलिए यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। आगे देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। जब तक कम से कम 50 लोग नहीं होंगे तब तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? यहाँ सामान्यतः बोला गया, तो सामान्यतः वो होता लोकसभा का है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? आर्टिकल 75, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार और उनका उत्तरदायित्व जो है क्या होगा, इसका निर्धारण किस अनुच्छेद से होता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये जो प्रावधान किया गया 2003 में किया गया था, 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होता है संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 257 के तहत। यानी कि आर्टिकल 257 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति पर कोई बुरा प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए जो एक मुख्य योग्यता होती है वो क्या होता है
कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन रहा है वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये लाभ का जो पद है ये निर्धारित कौन करता है? तो इसका निर्धारण संसद और राज्य की विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। श्री आर के षणमुगम चेट्टी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो वो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का। जब वो ताशकंद समझौता में भाग लेने गए थे वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह जी अपने मंत्री काल में, जब ये मंत्री थे उस काल में एक भी बार संसद में उपस्थित नहीं हुए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। यहाँ हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। तो इसको अगर मैं सिंपल फंडा में समझाऊं, सिंपल शब्दों में, तो जो मंत्रिपरिषद है वो एक बड़ा गोला है और मंत्रिमंडल इसका एक भाग है। क्या समझे? मंत्रिपरिषद जो है वो एक बृहद निकाय है और मंत्रिमंडल जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक अंग है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है मंत्रिपरिषद और इस साइड में दे रखा है मंत्रिमंडल। तो देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या क्या अंतर है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री सभी होते हैं मंत्रिपरिषद में शामिल, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री तीनों इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल शब्द को कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और किस अनुच्छेद के तहत? तो 352 के तहत। ये संविधान के मूल पाठ में नहीं था। सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। अगर सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को सारी कार्यपालिका की शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मंत्रिमंडल के आदेशों के अनुसार ही मंत्रिपरिषद काम करती है। वही बात यहाँ पर कही गई है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण भी करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यानी कि कौन कौन से काम मंत्रिपरिषद को करने हैं ये निर्देश कौन देता है? मंत्रिमंडल।
और मंत्रिपरिषद के कार्यों की निगरानी भी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 76 में। ऐसा कहा गया है कि सरकार को कानून बनाने संबंधी एक विधि सलाहकार की आवश्यकता होती है। सरकार को कानून बनाने के लिए एक विधि सलाहकार की आवश्यकता होती है और विधि सलाहकार के रूप में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ ये सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो काम करते हैं। त्यागपत्र अगर इनको देना होता है तो ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनकी योग्यता की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता इनकी होनी चाहिए। किसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इनकी योग्यता मानी जाती है। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, वो ये कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बावजूद संसद की सभी बैठकों में भाग लेते हैं। इनको संसद के सभी बैठकों में बोलने का, उनकी संसद की समितियों में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग प्रक्रिया में ये उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। मैंने क्या कहा कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। कौन? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के सभी प्रकार की बैठक जो होती है उसमें भाग लेने का, उनमें बोलने का, संसद की समितियों में भाग लेने का अधिकार इनको होता है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग की प्रक्रिया में, यानी वोट डालने का अधिकार उनको नहीं होता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। एक होता है भारत का महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा भारत का महाधिवक्ता जिसको हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और तीसरा होता है भारत के अपर महाधिवक्ता जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो एस.सी. सीतलवाड़। कौन? एम.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। आगे देखते हैं। चलिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो ये महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श या सलाह देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा कार्य जो है संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में
उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तो ये तो था राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। आगे देखते हैं। आर्टिकल 76 क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करके रखते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है और ये महान्यायवादी के कार्यों में उनकी मदद करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये भी एक विधि अधिकारी ही होते हैं और ये महान्यायवादी के कार्यों में उनकी मदद करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो ये हैं के वेणुगोपाल। बॉक्स में दे रखा है महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक है। ठीक है, संवैधानिक का मतलब है कि ये जो पद है भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत ही इसमें शामिल कर लिया गया था, लेकिन वैधानिक का मतलब है कि इसको बाद में किसी संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बता देता हूँ। धन व्यय और प्राप्ति का लेखा जोखा रखने के लिए एक संवैधानिक संगठन यानी कि कैग जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गठन किया गया, निर्माण किया गया। अनुच्छेद 148 यानी कि 148 से लेकर 151 के बीच में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेखा परीक्षक का मुखिया कौन होता है? केंद्र का हो या फिर राज्य का हो। केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर लेखा परीक्षण का जो मुखिया होता है वो कैग होता है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षण किसको माना जाता है? तो वो कैग को माना जाता है। कैग की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्री परिषद की सलाह पर। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। और अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। हटाने की अगर प्रक्रिया की बात करें कि इनको हटाया कैसे जाएगा, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनको भी हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। इतना क्लियर है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं केंद्र और राज्य के लिए। अगर अपनी रिपोर्ट इनको जो सौंपनी होती है तो केंद्र स्तर की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य स्तर की रिपोर्ट वो राज्यपाल को सौंपते हैं। और इनका जो वेतन जाता है वो संचित निधि से जाता है। किससे? संचित निधि द्वारा इनका वेतन इनको दिया जाता है। तो इतना था किसके बारे में? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में।
अब हम देखते हैं इससे थोड़ा सा आगे जो इसमें दिया हुआ है इस बुक में। ये चीज़ें जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आता, वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके उसको दोबारा से सुनिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स बना के आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं अब आगे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। आगे, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। तो यानी कि उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या बताया इन्होंने? रक्षक, वित्तीय रक्षक की संज्ञा इनको दी है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। चलिए, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्लियामेंट यानी संसद। तो संसद के बारे में आपको बताने से पहले, यहाँ रीड करने से पहले, वही हमेशा की तरह एक बार संसद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें विधायिका की, तो विधायिका देखते हैं कि 2 स्तर पर विधायिका देखने को मिलती है। एक केंद्रीय विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका। केंद्रीय विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं, वहीं राज्यों की विधायिका को हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। केंद्र की जो विधायिका है, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चूँकि हम यहाँ पर संसद पढ़ रहे हैं इसलिए हम संसद पर फोकस करेंगे। राज्यों के विधानमंडल के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से, तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति के बारे में आप देख चुके हैं, आर्टिकल 52 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। लोकसभा जो है
ये उच्चतम सदन माना जाता है, उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा को उच्चतम सदन माना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और राज्यों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 है और ये जो 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, ये 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यसभा में सभी को सीटें प्रदान की गई है। किस जनगणना? 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यसभा में सीटें सभी को प्रदान की गई है। और ये कब तक चलेंगी? तो ये चलेगा 2026 तक, एज इट इज़ ऐसे ही चलेगा। इसके बाद 2026 के बाद इसमें चेंजेस या परिवर्तन हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो अधिकतम संख्या 250 है। अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में है 245। कितनी? 245। 245 में से भी 245 में से 233 यानी कि 233 जो है वो राज्यों के से चुनकर आते हैं, राज्यों के विधान सभाओं द्वारा चुना जाता है। और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि टोटल 245। क्लियर है यहाँ पर? आगे देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी अधिकतम जो संख्या है वो है 552। कितनी है? 552, जिसमें 500 सदस्य जो हैं वो अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। बाकी जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन का जो है वो मनोनयन किया जाता है, एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम बात करें 550 सदस्यों का, अधिकतम जो सदस्य हैं वर्तमान में, अगर हम देखें लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो वो है 545। अधिकतम 552, वर्तमान में 545। 545 में भी कैसे है? 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 सदस्य केंद्र से चुनकर आते हैं। हालांकि टोटल केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 20 सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो वो आते हैं 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? तो 20। तो यानी कि 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 नियुक्ति, यानी हो गए टोटल 545 सदस्य। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक। आगे हम बात करते हैं अब जो आपकी बुक में यहाँ पर दे रखा है। संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वो किया गया है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक होता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो वो आता है आर्टिकल 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान करती है? तो वो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है कि कौन से राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें प्रदान की गई है। इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है?
तो वो है अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। गण आपूर्ति के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यानी कि अगर 500 सदस्य हैं तो 500 सदस्यों में से 1/10 भाग यानी कि 50 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। आगे देखते हैं। ये बॉक्स में दे रखा है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। मैंने बताया आपको कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, तीनों के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव करवाता है, या दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों का चुनाव यही करवाता है। कौन? भारतीय चुनाव आयोग। यहाँ पर संसद से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो ये था 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। अगर प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए कहे तब राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ये काम इंदिरा गांधी ने 1975 के आपातकाल के दौरान किया था। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 545। अगर मैंने इंट्रोडक्शन जो इसका दिया है संसद का, अगर वो आपने देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो वो है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के जो सदस्य होते हैं वो 2/3 जो है उनका तबादला होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों के, शायद इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उनसे संबंधित सारे खर्चे जो होते हैं वो भारत की संचित निधि से ही पूरे किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते जो हैं वो भारत के संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ऐसा ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सारी चीज़ें कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता एवं पेंशन ये भी कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए हम आगे देखते हैं जरा सा। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र लोकसभा में एक साल में बुलाए जाते हैं, यानी कि एक सत्र के बाद अगला जो सत्र होगा वो 6 महीने के बाद इसको कंप्लीट किया जाता है। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीटों के योग के बराबर है बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, और प्रति 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं इसके चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होता है, ये स्थायी सदन इसी वजह से माना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है अपने निर्णायक मत का उपयोग उस समय करता है जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और कई एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको लगा लीजिएगा। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 विशेषाधिकार समिति में। संसद में सरकारी विधेयक,
मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य बनी थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जिनका कार्यकाल जो है 4 जून 2009 से 2014 तक रहा था। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य की विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राज्य का विधानमंडल होता है उसका निर्माण वहाँ की राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। तो राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक उस पर राज्यपाल की अनुमति ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो वो होता है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। ये भारत के संचित निधि पर नहीं होता है भारित। चलिए आगे देखते हैं, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। बाकी कोई भी जो विधेयक होता है संसद के दोनों सदनों में से कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक जो होता है केवल सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद में यहाँ से पास होने के बाद केवल फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में इसको भेजा जाता है, और फॉर्मेलिटी के लिए ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। आगे, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस भाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों की से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। जब तक संसद परमिशन नहीं देगा, भारत के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पर साधारण विधेयक एवं धन विधेयक के बीच में तुलना किया गया है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि दोनों जो है एक साथ ये दिख सके। चलिए, थोड़ा सा आपको नज़रें अपनी तेज करनी पड़ेगी। साधारण विधेयक यहाँ पर है और यहाँ पर है धन विधेयक। साधारण विधेयक, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर मंत्री सदस्य दोनों ही द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है।
चौथा पॉइंट है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, साधारण विधेयक, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक, इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। छठा, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। सातवां पॉइंट है, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो यानी कि लोकसभा में पास हो जाए उसके बाद राज्यसभा में जाता भी नहीं है और राष्ट्रपति के पास चला जाता है। आठवां, धन विधेयक, साधारण विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना नहीं पड़ता है। नौवां, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। आगे देखते हैं, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक, लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। बॉक्स में दे रखा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है और 1 साल में 2 बैठकें होती हैं इनकी। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट, यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। आगे देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति का। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग
अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। यानी कि लोक लेखा समिति जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो वित्तीय लेखा जोखा का ध्यान रखना, विनिमय का ध्यान रखना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण करना। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो वो संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो NCERT सार संग्रह की जो बुक आई है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 6ठी से 12वीं तक के बुक का NCERT की बुक का संग्रह है, तो ये बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम्स की भरमार आने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मिल सके। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए आगे देखते हैं। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। बॉक्स में दिया हुआ है, संसद या फिर विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगभग 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकता है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। चलिए, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी बताई थी, तो ये है 18 वर्ष। एक व्यक्ति को वयस्क कब माना जाता है, तो 18 वर्ष की आयु के बाद उसे वयस्क कहा जाता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा। संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो वो है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो वो है भारत की। चलिए नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो वो है भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय पर
तो चलिए हम बात करते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय की। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो दोस्तों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि इस तरीके से पिरामिड की तरह ही जो है भारत में न्यायिक व्यवस्था काम करती है। सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो है वो है हाई कोर्ट, और उसके बाद में जो आता है नीचे वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो अंतिम निर्णय होता है और उसके बाद में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 124 से 147 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कितने? 8, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में टोटल 33 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीशों की संख्या को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह पर ही। एक कॉलेजियम का गठन किया जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही होती है तो एक कॉलेजियम का गठन किया जाता है। ये कॉलेजियम एक तरीके से तुम कह सकते हो कि निकाय होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यों वाली एक मंडली होती है जिसके द्वारा कुछ जजों के नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित किए जाते हैं और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी योग्यता की तो योग्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, कॉमन है। दूसरी योग्यता जो है कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। दूसरा जो योग्यता क्या है? कम से कम हाई कोर्ट में 5 सालों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या फिर कम से कम 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में या अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। क्लियर है? तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि वेत्ता होना चाहिए। तो जो दूसरी योग्यता जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बात करें कि शपथ कौन दिलवाता है इनको, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। लेकिन अगर दोनों को त्यागपत्र देना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, अगर त्यागपत्र देना हो तो दोनों ही त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर अब हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। कब? 65 वर्ष की आयु तक। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 यानी 62, कितना? 62, और सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर्स तक। इतना ध्यान रखिएगा। और त्यागपत्र पता है दोनों किसको देते हैं? तो वो दोनों देते हैं राष्ट्रपति को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक मिनट जी। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। और जब स्थापना हुई थी तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8, 1 + 7। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वो 34। अभी
चेंजेस हुआ शायद, इसलिए 34 इसमें है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूरसंचार विवाद या फिर अपील अधिकरण जो है, उससे संबंधित जो भी विवाद होगा उसको हम केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर? तो न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो है संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। बॉक्स में दिया हुआ है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 134 क्लॉज ए यानी 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। नीचे दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। हमने इसे पहले भी देखा था। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं। संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, इसलिए इसको मैंने जस्ट रीड कर दिया है। आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल आधारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने
संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो विवाद आया था उसमें। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। नीचे बॉक्स में दे रखा है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट जारी की जा सकती है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो वो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो वो है राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 143 के तहत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। तो कोटेशन ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो वो 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के चार भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील, सिविल विषयों से जुड़ी अपील, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें और विशेष अनुमति की जाने वाली अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कम से कम 10 वर्ष। बॉक्स में दे रखा है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को।
लोकहित विवाद IPL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राज्यपाल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यों में जो राज्यों की विधानमंडल होती है, वहाँ पर राज्यों की विधानमंडल राज्य विधानसभा, राज्य परिषद और ये राज्यपाल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर राज्यपाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये कनाडा का है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कनाडा से राज्यपाल को मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो कनाडा के संविधान से। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। जैसे देश का संवैधानिक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है? तो उच्च न्यायालय के सलाह पर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध में है, वैसा राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। तो ये कोटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दी है राज्यपाल को? तो वो सरोजिनी नायडू द्वारा ये दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति एवं राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को
निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आर्टिकल 333 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का जो है वो प्रावधान किया गया है। भारत से राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो हैं वो दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं जरा सा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। 154 राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास में निहित है। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडकोष, दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 अनुच्छेद ये क्या कहता है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के समक्ष विचारधारा सुरक्षित रखता है? तो वो 201 के तहत। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 233 राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो चलिए हम अपना ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।